हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है एक स्पेशल क्लास के साथ, जैसे कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसका पार्ट नंबर 7 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ इसके लिए अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है एग्रीकल्चर स्पेशल क्लासेस के नाम से, तो वहाँ से भी आप सभी पार्ट्स को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने क्लियर कर रखे थे 940 तक। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। अब याद रखिएगा, लोहे की कमी या फिर आयरन की कमी या फिर फेरस की कमी। ठीक है, यहाँ तीनों टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे की कमी, आयरन की कमी, फेरस की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा होता है यहाँ एनीमिया। और एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्त की कमी। यार यहाँ एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्त अल्पता या फिर रक्त की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि NHM कब दिया गया था। अब NHM होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो NHM का मतलब होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। क्या होता है यहाँ, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ठीक है, यहाँ मिशन होता है। ओके, जो कि कब दिया गया था, 2005 में दिया गया था। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो 2005 में, ठीक है यहाँ 2005 में जब इसे स्टार्ट किया गया था तब तो इसका नाम क्या था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था। लेकिन अगर बात है 2014 में इसका जो रिसेंटली नाम चेंज कर दिया गया है, याद रखिएगा इसका 2014 में नाम चेंज कर दिया गया है। और वो क्या रख दिया गया है, MIDH रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, याद रखिएगा जो NHM होता है तो NHM का नाम 2014 में चेंज कर दिया गया है और क्या रख दिया गया है, MIDH, अर्थात यहाँ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन आपको सभी को पता होना चाहिए कि संतरे के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्षेत्र के बारे में। तो क्षेत्र से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा आता है तो आप सभी को पता होगा कि संतरे के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होती है। हाँ, भवानी मंडी होती है। कौन सी होती है, सर्वाधिक जो उपयुक्त होती है ये होती है भवानी मंडी। और भवानी मंडी कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार इसी से संबंधित है कि राजस्थान का नागपुर किसे बोलाता है। याद रखिएगा, राजस्थान का नागपुर किसे बोलाता है, तो ये बोलाता है झालावाड़ को बोलाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि राजस्थान का नागपुर किसे बोलाता है, झालावाड़ को। लेकिन क्यों बोलाता है, इसका रीज़न अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका रीज़न यही होता है कि यहाँ झालावाड़ होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि झालावाड़ में संतरे का सबसे अधिक या फिर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसलिए यहाँ कि राजस्थान का नागपुर किसे बोलाता है, झालावाड़ को बोलाता है। क्यों बोलाता है नागपुर, क्योंकि यहाँ इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट याद रख सकते हो, यहाँ भारत का जो नागपुर होता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत का जो नागपुर क्षेत्र होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में अगर बात करते हैं, ठीक है भारत की अगर बात की जाती है तो भारत में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, नागपुर में लिया जाता है। लेकिन अगर बात है राजस्थान के संदर्भ में तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन लिया जाता है ये कहाँ पर लिया जाता है, ये लिया जाता है झालावाड़ में। इसलिए यहाँ झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आहोर या जालोर प्रसिद्ध है। तो यहाँ आहोर, ठीक है याद रखिएगा आहोर, यहाँ पर एक स्पेशल आपको क्षेत्र दे रखा है, एरिया दे रखा है, गांव दे रखा है कि आहोर क्यों प्रसिद्ध है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो होता है अनार उत्पादन के लिए होता है। किसके लिए होता है, अनार उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हड्डियों व मृदु ऊतक की कोशिकाओं के गुणन हेतु आवश्यक होता है। तो सभी को पता होगा यहाँ हड्डियाँ। ठीक है, आप समझ ही होंगे हड्डियों से कि हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए यहाँ कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता होती है, यहाँ कैल्शियम और फास्फोरस। तो याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा है मृदु ऊतक के बारे में भी, तो इन दोनों का राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ फास्फोरस होता है। वैसे अगर सामान्यतः देखे जाता है तो जो हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए या निर्माण के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, कैल्शियम व फास्फोरस की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पपेन किससे प्राप्त किया जाता है, अर्थात किस फल से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना है। हर एक क्वेश्चन आ रहा आपकी एग्जाम के लिए भी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है पपेन किस फल से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पपेन, अब यहाँ पर आपसे पूछा है पपेन, तो पपेन सबसे पहले तो यहाँ पपीता से प्राप्त किया जाता है। याद रहेगा यहाँ पपेन सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पपीता से प्राप्त किया जाता है। और पपीता यहाँ कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। ये याद रखिएगा कि कच्चा फल होता है जो पपीते का, तो कच्चे फल से यहाँ पपेन को प्राप्त किया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है बाई चांस कि जो पपेन का अगर बात की जाती है इसके यूज़, अर्थात इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है,
यार हाँ, इसका एक मेडिसिनल यूज़ होता है। और किसके लिए कैसा है इसका मेडिसिनल यूज़, अर्थात इसका औषधीय प्रयोग कैसा है, और वो कैसा है यहाँ पेट। ठीक है, यहाँ पेट या उदर से संबंधित जो रोग होते हैं तो इनके निदान के लिए अर्थात इनके कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग कैसा है, पपेन का प्रयोग कैसा है। ठीक है, किसान समझ आ गया। एक और बात देख लीजिए, यहाँ पपेन पपीता से प्राप्त कैसा है, पपीते के कच्चे फल से, याद रखना पपीते के कच्चे फल से प्राप्त किया है, और जिसका प्रयोग कहाँ पर किया है, पेट या उदर से संबंधित रोगों के निदान के लिए इसका प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा बच्चों में सूखा रोग। यार हाँ, बच्चों में सूखा रोग या फिर आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, रिकेट्स रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो होता है कैल्शियम की कमी से होता है। किससे होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर सूखा रोग और रिकेट्स रोग, ओके यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है। याद रखिएगा, यहाँ विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है, यहाँ विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखिएगा, नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि बच्चों में सूखा रोग या फिर जो रिकेट्स रोग होता है तो ये किस तत्व की कमी से होता है, अर्थात किसकी कमी से होता है, ये होता है यहाँ विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से होता है, न कि तत्व की कमी से होता है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सर्वाधिक लोहा किस में पाया है, अर्थात यहाँ लोहा, जिसे हमने अभी आपको बताया था आयरन या फेरस के नाम से इसे आप देख सकते हो या फिर मिल सकता है आपको क्वेश्चन में, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको राइट आंसर क्या बताना है यार, सर्वाधिक लोहा या फिर आयरन या फिर फेरस किस में पाया है, ये पाया है करौंदा या पालक में पाया है। किस में पाया है, करौंदा और पालक में पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सभी ने सुन रखा होगा कि बेर कहाँ के प्रसिद्ध है। बेर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो चौमुखी होते हैं। कहाँ के होते हैं, चौमुखी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ अगर आपको पता नहीं है चौमू, तो यहाँ चौमू जयपुर साइड पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, चौमू कहाँ पर पड़ता है, जयपुर साइड पड़ता है। ठीक, इतना सा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कौन कौन से पौधे में केवल बीज के द्वारा प्रवर्धन किया सा है। याद रखें, यहाँ पर आपसे पूछा है केवल बीज के द्वारा ही प्रवर्धन किया है, अर्थात यार इसमें जो अलैंगिक जो प्रवर्धन होता है ये नहीं किया जाता है। तो वो कौन कौन से प्लांट होते हैं, ये होते हैं पपीता और फासा होते हैं। कौन कौन से प्लांट होते हैं जिसमें यहाँ अलैंगिक प्रवर्धन नहीं किया जाता, केवल बीज के द्वारा ही इनमें प्रोपेगेशन या प्रवर्धन किया जाता है, तो कौन कौन से प्लांट होते हैं, ये होते हैं पपीता और फासा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे सॉस बनाने हेतु टमाटर के फल होने चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर आप सोचे टमाटर के फल किस प्रकार के होने चाहिए, तो यहाँ टमाटर के फल पूर्ण पके होने चाहिए। यार हाँ, टमाटर सॉस बनाने के लिए टमाटर के फल पूर्ण पके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहले तो आप इसे नोट कर सकते हो। यार हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि टमाटर की सॉस में पररक्षक काम में लेते हैं। याद है, यहाँ पर आप पूछे पररक्षक किसका काम में लिया जाता है। ठीक है, आपने एक और पॉइंट पढ़ा होगा कि एक लिया है यहाँ सोडियम बेंजोएट, एक लिया है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। याद रखिएगा कि अगर बात है जो प्रिजर्वेशन कैसा है, तो इसके लिए मुख्यतः यहाँ दो केमिकल या फिर दो रसायनों का प्रयोग कैसा है, एक ऐसा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और एक का प्रयोग कैसा है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कैसा है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया ऐसा है कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग तो कहाँ पर किया है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग कहाँ पर किया है, तब आपको बस एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, याद रखिएगा, एक लाइन आपको जरूर याद रखें कि सोडियम बेंजोएट का अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है, ठीक है, तो जितने भी जो रंगीन फल होते हैं, लाइक एज आप उदाहरण के समझ ही सकते हो कि टमाटर है। ठीक है, टमाटर का सॉस है, तो ये क्या है, रंगीन है। तो रंगीन के लिए यहाँ सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कैसा है, रंगीन फलों के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कैसा है। और रंगहीन अर्थात यहाँ कलरलेस फ्रूट के लिए, अर्थात कलरलेस जो फ्रूट होते हैं उनके प्रिजर्वेशन या उनके संरक्षण के लिए किसका प्रयोग कैसा है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग कैसा है। किसका प्रयोग कैसा है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग कैसा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसू है, नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग की जाती है। याद रखना, ग्रेडिंग का मतलब होता है जो अलग अलग छटनी की जाती है, मतलब अलग मोटाई के अलग अलग देते हैं, उससे कम के उसमें अलग अलग देते हैं। लाइक एज ऐसे समझ सकते हो, दोबारा से समझिए। ठीक है, यानी ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो कि मान लीजिए सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, उसकी साइज़ क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, सेम होता है तो उसकी क्या होती है, साइज़ अलग अलग होती है। मान लीजिए ये ज़्यादा बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है और ये उससे छोटा है। क्या है, इन सभी को अलग अलग छांटना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग कहलाता है। इन सभी को अलग अलग छांटना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग कहलाता है। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर आपसे पूछा है नर्सरी में। ठीक है, यहाँ नर्सरी में जो पौधे की ग्रेडिंग की जाती है ये किस आधार पर की जाती है, तो ये की जाती है यहाँ तने की मोटाई व ऊंचाई से की जाती है। याद रखना, क्या आधार होता है, जो नर्सरी में जो पौधे लगाए हैं तो उनका जो ग्रेडिंग की जाती है किस आधार पर की जाती है, तो ये की जाती है तने की मोटाई व
ऊंचाई इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पौधे खरीदते समय पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए। याद रखें यहाँ पर आप सोचे पौधे की आयु के बारे में, तो कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1 से 2 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। याद रखना कि कम से कम जो पौधे हम खरीदते हैं तो उनकी जो एज होनी चाहिए तो वो कितनी होनी चाहिए, 1 से 2 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैम व जेली के पकने का तापक्रम होता है, अर्थात ये जो टेम्परेचर होता है। ठीक है यार, हाँ, जो परिपक्वन जो टेम्परेचर माना जाता है तो कितना होता है, ये होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। कितना होता है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ, इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि पेक्टिन प्रोडक्शन करते हैं, अर्थात यहाँ जो पेक्टिन का जो टेस्ट किया है ये किस किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया है, ये कैसा है, जेलीमीटर व एल्कोहल परीक्षण के द्वारा किया है। किस किस के द्वारा किया है, जेलीमीटर व एल्कोहल टेस्ट के द्वारा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो टिश्यू कल्चर होता है, याद रखना टिश्यू कल्चर या फिर ऊतक संवर्धन, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी आर्ची हर्जिसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, हरिसन या फिर हर्चिसन के द्वारा की गई थी। याद रखना ये आपको देखने को मिल सकता है कि हर्चिसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, हर्चिसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है टीएसएस की जांच किसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है टीएसएस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टीएसएस होता क्या है। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि टीएसएस का मतलब क्या होता है। तो टोटल सोल्यूबल सॉलिड। क्या होता है टीएसएस, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, मतलब यहाँ कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ को यहाँ टीएसएस के नाम से जाना सा है। और क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है कि टीएसएस की जांच किसके द्वारा की जाती है, अर्थात किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा टीएसएस यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड की जाँच की जाती है। तो ये की जाती है यहाँ रिफ्रैक्टोमीटर या फिर ब्रिक्स हाइड्रोमीटर के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टोमीटर या फिर ब्रिक्स हाइड्रोमीटर के द्वारा टीएसएस मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड की जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि ईंट के भट्टों के पास आम में कौन सा रोग हो सकता है। ईंट के भट्टों के पास अगर आम को लगा दिया ऐसा है या फिर आम के अगर बगीचे लगे हुए हैं तो उनमें कौन से रोग होने की संक्रमित या फिर ज़्यादा संभावना होती है, तो कौन सा होता है, ब्लैक टिप या काला धब्बा होता है। कौन सी होती है, ब्लैक टिप या काला धब्बा होती है। क्योंकि आपको सभी को पता होगा यार हाँ, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, अर्थात यार हाँ ब्लैक टिप या फिर जो काला धब्बा जो रोग होता है, तो इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है यहाँ ईंट के भट्टों से निकलने वाली SO2 गैस। कौन सी होती है यहाँ, SO2 गैस। और इस SO2 गैस जो कि यहाँ ईंट के भट्टों से निकलती है और इसी के कारण कौन सा रोग होता है, ब्लैक टिप या काला धब्बा होता है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन में आपसे यही तो पूछा गया है कि ईंट के भट्टों के पास आम में कौन सा रोग हो सकता है, तो इनसे जो गैस निकलेगी वो क्या कर देगी, आम में ब्लैक टिप या काली धब्बा रोग कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि पूरक विधि के बीज का अस्थायी पौधा क्या कहलाता है। याद रखना, पूरक विधि के बीज का अस्थायी पौधा क्या कहलाता है, तो इसे बोलता है फिलर पौधा या फिर पूरक पौधा बोलता है। याद रखिएगा कि फिलर पौधा या फिर पूरक पौधा बोलता है। अब यार हाँ, अस्थायी पौधा मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए ये आपकी वर्गाकार विधि है, तो इसमें अगर आप एक्स्ट्रा प्लांट लगा देते हैं, यार हाँ जो वर्गाकार विधि होती है इसमें अगर एक्स्ट्रा प्लांट लगा देते हैं बीच में, तो इसे बोला जाता है पंचभुजाकार विधि। किस नाम से जाना है, पंचभुजाकार विधि। और यार हाँ इसी को यार हाँ इसमें जो बीच में जो पौधा लगाया है तो इसी को यार हाँ फिलर पौधा या फिर पूरक पौधा के नाम से जाना जाता है। फिलर पौधा या फिर पूरक पौधा कौन सा होता है, जो कि यहाँ बीच में लगाया है, जो मध्य में लगाया है। और अगर आपसे पूछा जाता है जो पूरक पौधा होता है ये क्यों लगाया है, इसका रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न होता है यहाँ जो आई होती है। ठीक है, मान लीजिए आपने चारों तरफ कोई सा भी प्लांट लगा रखा है लेकिन वो क्या रखा है, उससे प्रोडक्शन आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पूरक पौधा उसके बीच में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होती है, उससे अर्निंग होती रहती है। ठीक है, मान लीजिए आपको ईयर आफ्टर ईयर आपको अर्निंग लेनी है, तो क्या करते हैं उसमें फिलर पौधा लगा देते हैं, जिससे कि आपको इनकम साथ साथ मिलती रहती है और जो आपका जो मेन प्लांट है वो भी ग्रो होता रहता है। ठीक है, इससे समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जेली के जमने पर पानी का धीरे धीरे ऊपर आना क्या कहलाता है, तो इसे बोला है जेली का रोना या फिर वीपिंग जेली। याद रखना, जो पानी धीरे धीरे अगर ऊपर आता है जेली के, तो इसी को बोला है वीपिंग जेली या फिर जेली का रोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है, तो ये होता है अधपके अमरूद होते हैं। याद रखना, पूर्ण रूप से नहीं होता है बल्कि अधपका जो अमरूद होता है तो इससे सबसे बेस्ट जेली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फलों को गोदने की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसे बोला जाता है फोर्किंग। याद रखना, फलों को गोदा जाता है तो इस क्रिया को बोला जाता है फोर्किंग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर ऊंची नीची भूमि में उद्यान रेखांकन की कौन सी विधि अपनाते हैं। दोबारा से क्वेश्चन को समझिए कि आपसे पूछा है स्पेशल क्षेत्र के बारे में
यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर ऊंची नीची जहाँ पर भूमि होती है तो वहाँ पर किस प्रकार की ओर चार्ट को लगाया है, अर्थात यहाँ ओर चार्ट की जो मेथड होता है वो कौन सी मेथड होती है, तो ये होती है कंटूर विधि होती है। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऊंची नीची भूमि, और ऊंची नीची भूमि किस में होती है, यहाँ कंटूर में होती है। किस में होती है, ऊंची नीची भूमि ये होती है कंटूर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्गाकार विधि के प्रत्येक वर्ग में एक अतिरिक्त पौधा लगाना किस विधि में लगाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने अभी आपको समझाया था कि वर्गाकार विधि के, अर्थात यहाँ वर्गाकार विधि के मध्य में एक एक्स्ट्रा प्लांट लगाना क्या कहलाता है, पूरक या पंचभुजाकार विधि होती है। कौन सी विधि होती है वो, जिसमें यहाँ एक एक्स्ट्रा पौधा लगाया है उसे बोला जाता है यहाँ फिलर या फिर पूरक पौधा। और ये किस विधि में लगाया है, ये लगाया है पंचभुजाकार या फिर पूरक विधि में। किस में लगाया है, पूरक विधि या फिर पंचभुजाकार विधि में। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि FPO अर्थात यहाँ फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होता है, ये फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। और ये कब दिया गया था, ये दिया गया था 1955 में। याद रखिएगा FPO क्या होता है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, और ये कब दिया गया था, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा गया है कि आम का मुख्य कीट कौन सा होता है, तो ये होता है मिलीबग होता है। कौन सा होता है, मिलीबग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है, तो ये होती है चौसा होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में कि सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है, ये होती है चौसा होती है। कौन सी होती है, चौसा होती है। अब बात करते हैं कि बीज रहित किस्म कौन सी होती है आम की, तो यहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी होती है, ये होती है सिंधु होती है। कौन सी होती है, सिंधु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फल सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार उबलते पानी में रखकर वापस ठंडा करना क्या कहलाता है, तो इसे बोला जाता है ब्लांचिंग या विवरणीकरण कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ फल सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार, या फिर आप तो डायरेक्ट ये समझिए कि फल सब्जियों को पहले तो उबाला जाता है और उसके बाद में उसे ठंडे पानी में रखा जाता है। तो इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ब्लांचिंग या विवरणीकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लांचिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन याद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ यार, हाँ, जो ब्लांचिंग क्रिया होती है ये सबसे ज़्यादा किस में की जाती है, ये की जाती है कॉलीफ्लावर में की जाती है। किस में की जाती है, कॉलीफ्लावर में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है गमिंग मशीन का प्रयोग यहाँ पर कैसा है, तो गमिंग मशीन का जो प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, लेबल लगाने के लिए। किसके लिए कैसा है, यहाँ गमिंग मशीन का प्रयोग ये कैसा है, लेबल लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है वर्षा का बहुत अधिक होना क्या कहलाता है, तो आप सभी को पता होगा यहाँ सबसे, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो उसे बोला जाता है अतिवृष्टि। याद रखिएगा, बहुत अधिक होना क्या कहलाता है, अतिवृष्टि, और बिल्कुल भी नहीं होना क्या कहलाता है, यहाँ अनावृष्टि। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं कि वर्षा का बहुत ज़्यादा होना क्या कहलाता है, अतिवृष्टि, और बिल्कुल भी नहीं होना क्या कहलाता है, अनावृष्टि कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि किस फल को फलों का राजा, इसके साथ साथ यार हाँ आपको ये तो पता है कि फलों का राजा किसे बरसता है, आम को बरसता है। याद रखिएगा, फलों का राजा किसे बरसता है, आम को बरसता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फलों का राजदूत किसे बरसता है, फलों का राजदूत किसे बरसता है, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, आम को ही बरसता है। याद रखिएगा, राजदूत भी किसे बरसता है, आम को ही बरसता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राजस्थान में आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो होता है बांसवाड़ा में होता है। कहाँ पर होता है, बांसवाड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नमक का घोल क्या कहलाता है, तो यहाँ नमक का जो घोल होता है अर्थात जो सॉल्यूशन होता है इसे यहाँ ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। याद रखिएगा कि नमक का घोल क्या कहलाता है, ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो होता है सायंकाल होता है। अर्थात यहाँ शाम के समय जो पौधे लगाए हैं, मान लीजिए आप खेत में लगा रहे हो या फिर आप नर्सरी में तैयार कर रहे हो, तो यहाँ जो लगाए हैं, ठीक है, इनका लगाने का जो उपयुक्त समय होता है ये कौन सा होता है, शाम का टाइम होता है। कौन सा होता है, शाम का टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यार एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो कि फल उद्यान हेतु किस दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाए हैं। याद रखिएगा, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि वायुरोधी वृक्ष किस साइड लगाए हैं, अर्थात किस दिशा में लगाए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि फल उद्यान हेतु किस दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं, तो ये लगाए हैं उत्तर पश्चिमी में। कहाँ पर लगाए हैं, उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एकांतर फलन जिस वर्ष में आम की उपज प्राप्त होती है वह वर्ष क्या कहलाती है। याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एकांतर फलन की समस्या तो यहाँ आम में होती है, ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन एकांतर फलन की जो समस्या होती है इसमें यहाँ जिस वर्ष फल लगते हैं, जिस वर्ष यहाँ फल लगते हैं उस ईयर को किस नाम से जाना सा है। तो यहाँ जिस वर्ष फल का उत्पादन होता है या फिर फल लगते हैं तो उसे बोला सा है ओन ईयर। किस नाम से जाना सा है, ओन ईयर के नाम से जाना सा है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया सा है कि जब वर्ष नहीं आते हैं, अर्थात यानी जब फल नहीं आते हैं,
याद रखिए, एक साल तो फल आते हैं, एक साल फल नहीं आते हैं। तो जिस साल फल आते हैं तो उसे बोला सा है ऑन ईयर, और जिस साल नहीं आते हैं उसे बोला सा है ऑफ ईयर। ठीक है, किसने समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है कि जिस वर्ष नहीं आते हैं उसे किस नाम से जाना है, उसे जाना सा है यहाँ ऑफ ईयर के नाम से जाना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अश्वगंधा का कुल कौन सा होता है। तो यहाँ अश्वगंधा की जो फैमिली होती है ये कौन सी होती है, सोलेनेसी होती है। कौन सी होती है, सोलेनेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये कैसा है, यीस्ट व खमीर के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि एल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसा है, यीस्ट व खमीर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का प्रयोग करने से फल वृक्षों में क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात यहाँ जो इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, किसान को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का प्रयोग करने से फल वृक्षों में क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ इससे क्या होता है, जो वानस्पतिक वृद्धि है, याद रखिएगा कि जो पौधों की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है ये बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछे कि एलोवेरा होता है, अतः यहाँ ग्वारफाटा का कुल कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, ग्वारफाटा फिर एलोवेरा, तो एलोवेरा का कुल कौन सा होता है, ये होता है लिलिएसी होता है। कौन सा होता है, लिलिएसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछे माल्टा और संतरा किस कुल से संबंधित होते हैं। तो आप सभी को पता है यहाँ सिट्रस होते हैं। ठीक है, यहाँ सिट्रस स्पीसीज के जितने भी जो सदस्य होते हैं वो किस कुल के सदस्य होते हैं, ये होते हैं रोटेसी के होते हैं। याद रखिएगा, माल्टा या संतरा ये दोनों ही किसके होते हैं, सिट्रस फैमिली के होते हैं। और यहाँ सिट्रस फैमिली के जितने भी जो सदस्य होते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं यहाँ रोटेसी से। ठीक है, किसान समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केट फिश एक विकार होता है। केट फिश यहाँ एक विकार होता है, तो ये होता है टमाटर का होता है। अब किसका होता है, कैसा होता है, यहाँ जो टमाटर होता है। ठीक है, यहाँ जो टमाटर होता है तो इसका क्या होता है, एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है। यहाँ ये क्या होता है, एक दैहिक व्याधि होती है। टमाटर की एक दैहिक व्याधि होती है, कौन सी होती है, केट फेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है अर्का मरुदुला किसकी किस्म होती है। तो याद रखिए, एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी होती है अर्का मरुदुला, और एक किसकी होती है, अमरूद की होती है। किसकी होती है, अमरूद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है कि फल सुप्तावस्था देखी गई है। तो यहाँ जो डोरमेंसी अवस्था होती है, ठीक है, ये आंवले में भी देखी गई है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा है कि आंवले में क्या डोरमेंसी पाई जाती है, तो याद रखिएगा हाँ पाई जाती है। ठीक है, आंवले में भी फल सुप्तावस्था देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अब इन तीनों क्वेश्चंस को आपको एक साथ याद रखना है कि जो यहाँ मौसम भविष्यवाणी की जाती है, अर्थात यहाँ मौसम जो पूर्वानुमान लिया जाता है, अर्थात इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। याद रखिएगा, इंग्लिश में आप याद रखिएगा कि वेदर जो फोरकास्टिंग की जाती है, अगर ये कम समय अर्थात यहाँ शॉर्ट अवधि के लिए की जाती है तो कितने दिन के लिए की जाती है, 3 दिन से कम के लिए की जाती है। याद रखिएगा, 1 से 3 दिन की जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है उसे बोला जाता है शॉर्ट टाइम के लिए। अगर बात है मीडियम के लिए तो मीडियम में की जाती है यहाँ 3 से 10 दिन के लिए। और अगर बात है लॉन्ग तो यहाँ लॉन्ग में की जाता है 10 दिन से अबाव के लिए। अर्थात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है ये कितने दिनों के लिए की जाती है, तो ये की जाती है 1 से 3 दिन के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मीडियम टर्म के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है ये कितने दिनों के लिए की जाती है, तो ये की जाती है 3 से 10 दिन के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग की जाती है ये कितने दिनों के लिए की जाती है, तो ये की जाती है 10 दिन से अधिक दिनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब याद रखें, इन तीनों में यही क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है कि मध्यम अवधि के लिए, तो यहाँ मध्यम अवधि के लिए 3 से 10 दिन के लिए, कम अवधि के लिए 3 से कम के लिए, लंबी अवधि के लिए 10 दिन से अधिक दिनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए काम में लिया जाने वाला शाकनाशी कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है हर्बिसाइड, तो कौन सा लिया जाता है, ये लिया जाता है इमेजा थापाग्रा लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, इमेजा थापी लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि अधिक जल बचत के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो ये होती है यहाँ ड्रिप विधि होती है। कौन सी होती है, ड्रिप विधि होती है। आप सभी को पता होगा यहाँ जो सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी होती है तो ये किसकी होती है, ड्रिप मेथड की ही होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ WUE अर्थात वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये होती है ड्रिप मेथड की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ड्रिप विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिएगा जो ड्रिप मेथड है, ठीक है, यहाँ ड्रिप मेथड है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कैसा है, फल वृक्षों को। यहाँ फल वृक्षों में पानी देने के लिए सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, ड्रिप विधि का प्रयोग कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ ड्रिप विधि से ही है। और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि ड्रिप विधि को कहाँ से भारत में अपनाया गया था या फिर भारत में लाया गया था, तो ये लाया गया था यहाँ इजराइल से। कहाँ से लाया गया था ड्रिप विधि को, ये लाया गया था
इजराइल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो कि उबड़ खाबड़ भूमि के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी होती है। याद रखिएगा कि उबड़ खाबड़ भूमि, याद रखना, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ इसका आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है कि उबड़ खाबड़ भूमि को यहाँ इंग्लिश में किस नाम से आना है, अंडुलेटिंग के नाम से आना है। किस नाम से आना है, अंडुलेटिंग के नाम से आना है। और उबड़ खाबड़ भूमि के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी होती है, ये होती है फव्वारा मेथड होता है, अर्थात यहाँ स्प्रिंकलर मेथड होता है। कौन सा होता है, स्प्रिंकलर या फिर फव्वारा मेथड होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि यहाँ एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी है करण 3। याद रखिएगा, एक मोस्ट पॉपुलर वेरायटी होती है करण 3, और ये किसकी होती है, यहाँ जो की होती है। किसकी होती है, जो की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पेगिंग अवस्था किस फसल में होती है, तो ये होती है मूंगफली में होती है। किस में होती है ना, जो पेगिंग अवस्था होती है ये होती है मूंगफली में। अब ये होती क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पेगिंग अवस्था होती है ये होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मूंगफली में जो पेग लगते हैं, पेग का मतलब होता है जो मूंगफली लगती है, तो इसकी जो शुरुआती अवस्था होती है, ठीक है ना, इसकी जो शुरुआती अवस्था होती है, इसे शुरुआती अवस्था में यहाँ सुइयों के नाम से जाना है। और यहाँ इन सुइयों का लगना ही क्या कहलाता है, यहाँ पेगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पेगिंग कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कि यहाँ आपसे कई बार पूछा गया है कि RGC 936 किस फसल की उन्नत किस्म होती है, तो होती है ग्वार की होती है। याद रखिएगा, RGC 936 किस फसल की उन्नत किस्म होती है, तो होती है ग्वार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक व एग्रो इकोलॉजिकल जोन होते हैं। याद रखिएगा, दोनों को आपको अलग अलग याद रखना है कि एग्रो क्लाइमेटिक तो कितने होते हैं और एग्रो इकोलॉजिकल कितने होते हैं। याद रखिएगा, भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन व एग्रो इकोलॉजिकल कितने जोन होते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछाता है वो आपसे एग्रो क्लाइमेटिक के बारे में पूछता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 15। अर्थात यहाँ भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने होते हैं, 15 होते हैं। लेकिन अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया ऐसा है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने होते हैं भारत में, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 131 होते हैं। कितने होते हैं, 131 होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं। इसके साथ साथ यहाँ जिस स्टूडेंट को इस सीरीज़ की कंप्लीट PDF चाहिए, वो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर इसके साथ साथ आप डायरेक्ट कमेंट भी हमें कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि यहाँ इस सीरीज़ की जो आपको PDF मिलेगी, यहाँ पे एंड यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे एंड यूज़ होगी, न कि फ्री होगी। ठीक है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी PDF नहीं है, बल्कि पे एंड यूज़ आपकी PDF है। इसलिए यहाँ जिसको अगर पे करना है वही PDF मांगने के लिए हमें कांटेक्ट करे, इसके अलावा मैसेज करके हमें परेशान नहीं करे। क्योंकि आप सभी को पता है यार हाँ कि आपके लिए जो PDF बनाई है, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, तब जाकर ये PDF कंप्लीट हुई है। आगे आप सभी समझदार हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपोर्ट टॉप से, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।